मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आपने मेरी पिछली टेस्ट सीरीज़ के लिए जो प्यार दिखाया है उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी के कमेंट्स और आप सभी का प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए रोज़ नए नए ढंग से नए नए प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाऊं। आज इसी क्रम में मैं लगभग 20 से 25 प्रश्न आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप मुझे अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। आप इन 25 प्रश्नों को पहले सॉल्व करिए। एक्सप्लेनेशन मैं साथ में देता चल रहा हूं। कहीं पर कोई प्रश्न ऐसा टेक्निकल है जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप उसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला पेपर। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेखों में प्रथम वर्णन कहां पर मिलता है? आई रिपीट द क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेखों में प्रथम वर्णन कहां पर मिलता है? और पहला ऑप्शन है अशोक का बराबर पहाड़ी गुफालेख, दशरथ का नागार्जुन पहाड़ी गुफालेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो आप गैस कर पा रहे हैं इस प्रश्न को? नहीं कर पा रहे हैं? और सही जवाब है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जैसा कि आपको पता है, इस अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित है कि सुदर्शन झील का निर्माण रैवतक एवं ऊर्जयत पर्वतों के बीच में सुवर्णसिक्ता और पलाशनी नदियों पर उसके सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। और फिर अगले क्रम में अशोक का नाम आता है। अशोक के समय इस बांध में से नहरें निकलवाई गईं। और फिर आप देखते हैं अगला रुद्रदामन का उल्लेख है, जिसमें ये उल्लिखित है कि इस झील का बांध टूट गया और इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत खर्च से करवाया। और फिर फाइनली स्कंदगुप्त के समय एक बार पुनर्निर्माण का पुनः उल्लेख है। तो इसमें, इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी है, अशोक का नाम भी है, रुद्रदामन का नाम भी है और गुप्त शासक स्कंदगुप्त का नाम भी है। तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे हम आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, वो ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अशोक का दम्भ, सेना में कमी कर देना, अशोक के बाद के शासकों का निर्बल होना और केंद्रीय प्रशासन। तो इसका जवाब आप कर पाएंगे, अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, अशोक के उत्तराधिकारियों का निर्बल होना। सही जवाब है इसमें सी। अब देखिए, ये कह रहे हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित है? बहुत शानदार प्रश्न है ये। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित है? केरलपुत्र, सत्यपुत्र, पांड्य देश और कर्नाटक। तो सही जवाब कर्नाटक है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि केरलपुत्र, सत्यपुत्र या पांड्य देश अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है किसी भी दशा में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अशोक के अभिलेखों में हमें दक्षिण भारत के उसके 4 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है: चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। आई रिपीट, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये उसके पड़ोसी क्षेत्र हैं जो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। कर्नाटक शामिल है, आपको बेहतर पता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमेशा पूछा जाता है। मौर्यकालीन अक्षपाटलाध्यक्ष क्या थे? मौर्यकालीन अक्षपाटलाध्यक्ष क्या थे? खनिज स्रोतों के अध्यक्ष, राजमहल के नियंत्रक, मुख्य लेखाकार या राजसी अंगरक्षकों के प्रमुख। तो सही जवाब है मुख्य लेखाकार। ये सरल प्रश्न है। और आगे क्वेश्चन नंबर 20, शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर हर्षवर्धन ने। जवाब आप गेस कर पा रहे होंगे और सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और आपको बेहतर पता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकारि की उपाधि ली है, शकों का विजेता।
आपको पता है कि उसने शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को परास्त किया था। फिलहाल आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे कह रहा है प्रशंसा या प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण किस अभिलेख को माना जाता है। प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख, और वो ये कह रहा है कि प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण किस अभिलेख को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, या समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। और मुझे उम्मीद है इसमें अधिकांश छात्रों ने वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का विकल्प चुना था, जो कि गलत है। और सही जवाब है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये प्रशस्ति का प्राचीनतम उल्लेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इस मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नहरों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। एज वेल खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम उल्लेख भी हुआ है। ये तीन बातें हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। एक बात मैं आपसे यहाँ पर और डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रश्न में आपको दो सूचियां दी हुई हैं और उनको सुमेलित करना है। इन दोनों सूचियों को आप देख पा रहे होंगे, नियोग, आहत सिक्के, भास्कर वर्मन और नालंदा। तो नियोग का सीधा सा तात्पर्य है अनुबंधित विवाह से। तो ए के लिए आप दूसरे विकल्प को चुनेंगे। नियोग मीन्स अनुबंधित विवाह। इस नियोग शब्द का उल्लेख आप ध्यान दीजिएगा हमें वैदिक काल में मिलता है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद निसंतान विधवा पति के रक्त संबंधी या उसके भाई के साथ पुत्र प्राप्ति तक किए जाने वाले एक विवाह, अनुबंधित विवाह को कंटिन्यू करती थी। आहत सिक्के भारत के प्रारंभिक सिक्के हैं। भास्कर वर्मन कामरूप का शासक है, जो हर्षवर्धन का मित्र भी है। और नालंदा आपको पता है प्राचीनतम गुप्त काल में बौद्ध शिक्षण केंद्र है। आपसे अभी एक प्रश्न यहाँ पर और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि ये बताइए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में तक्षशिला दिया हुआ है तो आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला। तो आपने यहाँ पे मैच कर लिया होगा। नियोग अनुबंधित विवाह, आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्के हैं, भास्कर वर्मन कामरूप का शासक है, और नालंदा बौद्ध शिक्षण केंद्र है। और आगे क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे हैं, मौर्य काल में विदेशियों की देखभाल करने वाली समिति कौन सी थी। मौर्य काल में विदेशियों की देखभाल करने वाली समिति कौन सी थी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। सरल प्रश्न है, दूसरी समिति, यानी 23 में आपका सही जवाब है ए। फिर आगे कह रहा है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक और सातवाहन। तो सही जवाब है इंडो ग्रीक। 24 में सही विकल्प है सी। एज वेल 25वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा, सरल प्रश्न है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और इसके पुस्तकालय को जला दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं, किस चोल राजा ने अपने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका जोड़ने की प्रथा चलाई। ये प्रश्न ऐसे भी आया है कि ऐतिहासिक प्राकथन को जोड़ने की परंपरा किसने शुरू की, और सही जवाब है राजराज प्रथम। विकल्प में आप देखिए 26 में सी दिया हुआ है, राजराज चोल। आई थिंक अगला प्रश्न आपके लिए आसान ही है। कश्मीर का प्राचीन नाम क्या है। कौशीर, काशीर, कश्यप मेरु या कृतमीर। और इस प्रश्न का जवाब भी आप कर पा रहे हैं, कश्यप मेरु। कश्मीर का प्राचीन नाम है कश्यप मेरु। और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का किसने चलाया। 175 से 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का किसने चलाया। ऑप्शन क्या है इसमें, ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। आपको ध्यान रखना चाहिए इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया, चांदी का टका, और वो लगभग 180 ग्रेन का था। तो यहां पर सही जवाब है इल्तुतमिश। 28 में क्वेश्चन नंबर 28 में सही जवाब है इल्तुतमिश।
आगे अगर ये प्रश्न मुगल काल के संदर्भ में पूछा जाता है तो चांदी का सिक्का रुपया चलाने वाला शेरशाह सूरी था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किस राज्य को विजित किया? तो बताने की जरूरत है क्या मुझे? और सही जवाब है मुल्तान। सही जवाब है मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। अजमेर में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी गई थी उससे संबंधित व्यक्ति कौन था? चिश्ती सिलसिले की नींव रखी गई थी उससे संबंधित व्यक्ति तो गेसूद राज हैं, शेख सलीम चिश्ती हैं, अमीर खुसरो हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और आपको यह भी पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और मोहम्मद गौरी मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को सुल्तान हिंद की उपाधि देता है। आप ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। और फिर यहां पर एक बढ़िया प्रश्न, भारतीय योग पद्धति एवं प्राणायाम को अंगीकार करने वाले कौन थे? चिश्ती, सूफी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी। प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्राणायाम और योग पद्धति, इट मींस चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला। और इसमें एक टर्म आया है चिल्लाए माकूस। क्या टर्म आया है? चिल्लाए माकूस। इसको आप सामान्य तौर पे ऐसे समझ लीजिए, कुएं में 40 दिन तक उल्टा लटक कर साधना करना। ये इसका संबंध चिश्ती सिलसिले से है। एक बात और, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अहम प्रश्न है। और वो अहम बात यह है, प्रश्न आया था सूफी सिलसिलों में योग पद्धति को सीधे स्वीकार करने वाली परंपरा किस सिलसिले में मिलती है? तो आप ध्यान रखिएगा, वो है शत्तारी सिलसिला। शत्तारी सिलसिले के सूफी वनों में रहकर कठोर यौगिक साधनाएं करते थे और अपना जीवन कंद मूल फल पर व्यतीत करते थे। तो वहां पर कठोर यौगिक साधनाएं, वनों में रहने की पद्धति, कंद मूल फल पर जीवन यापन करने की पद्धति, तो वो शतारी सिलसिला है। लेकिन यहां पे योग पद्धति और प्राणायाम को भी अंगीकार कर रहे हैं, तो वो चिश्ती है। अगला क्वेश्चन है, एथेनियस निकेतिन कौन था? एथेनियस निकेतिन कौन था? बताने की जरूरत नहीं है। अरबी यात्री था, चीनी यात्री था, या रूसी अश्व व्यापारी था, या अंग्रेज पुरोधा? तो आपको पता है 32 में सी, वो एक रूसी अश्व व्यापारी है। वो एक रूसी अश्व व्यापारी है। और आगे, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व क्या है? सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है प्रेम, रूप और प्रेम अंत साधना। तो सही जवाब है रूप और प्रेम, सखी संप्रदाय। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा सरल है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद किस धर्म से, किस कबीले से संबंधित थे? कुरैश कबीले से संबंधित थे। इस प्रश्न में बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है जवाब। और अगला प्रश्न 35, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन है, या मोहम्मद तुगलक है, या फिरोज शाह तुगलक है? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है, पहला शासक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है। वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राजनीति का नियंत्रण स्थापित कर दिया। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राजनीति का नियंत्रण स्थापित कर दिया और उसने उलेमाओं की नहीं सुनी। शरा के नियमों से मुक्त था अलाउद्दीन खिलजी। आप ध्यान दीजिएगा, उसका उस समय के जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं इस्लाम के, उनके साथ एक वार्तालाप है। उनका नाम था मौलाना मुगीसुद्दीन। मुगीसुद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मौलाना, मैं नहीं जानता कुरान पाक में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो मेरी दृष्टि में प्रजा की भलाई के लिए उपयुक्त है, और मुझे नहीं पता कयामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। इट मींस उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी। और एक प्रश्न यहां पर और है, वो प्रश्न ये है कि किसने राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित कर दिया?
तो किसने राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित कर दिया? तो इट वाज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पूरी तरह से शरिया के नियमों को लागू किया और सारे महत्वपूर्ण पद उसने उलेमाओं को सौंप दिए। फिलहाल अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? किसने 36 ध्यान से देखिएगा, किसने अमीर वर्ग में गैर कुलीन वर्ग को रखा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसने अमीर वर्ग में गैर कुलीन वर्ग को रखा? जहांगीर, औरंगजेब, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी गैर कुलीन वर्ग को। अगर इस प्रश्न को मैं ऐसे डिफाइन करूं, किसने कुलीनता को प्रश्रय दिया? किसने कुलीन वर्ग को प्रशासन में शामिल किया? तो इट वाज बलबन। बलबन ने उच्च कुल के प्रति विशेष आग्रह की नीति अपनाई और उसने उच्च कुल के लोगों को प्रशासन में शामिल किया। बलबन ऐसे कहता भी है कि निम्न कुल के व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। वो कह रहा है गैर कुलीन वर्ग को किसने शामिल किया? इट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में कुलीनता के बजाय योग्यता को महत्व दिया। ऐसे कहते हैं बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को फॉलोअप किया। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति और उच्च वंश कुल के प्रति आग्रह की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की लौह एवं रक्त की नीति को तो कंटिन्यू रखा, लेकिन उच्च कुल और वंश के प्रति आग्रह की नीति को त्याग दिया। और अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 37 अलाउद्दीन के संदर्भ में कौन सा एक सही है? तो उसने मद्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाया, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अमीरों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी, गलत है। तंबाकू है नहीं अभी। मदिरा के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई। आप ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मदिरा के उत्पादन और बिक्री पर रोक नहीं लगाई। अलाउद्दीन ने शराब पीने की इजाजत व्यक्तिगत तौर पे दी है, लेकिन उसने शराब की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रश्न में अधिकांश छात्र गलत कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आप प्रश्न संख्या 38 देखिए। 38 कह रहा है कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी हुआ? बताने की जरूरत नहीं है, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? खानकाह क्या है? बताने की जरूरत नहीं है, सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहा गया है। 39 में सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहा गया है। और जब इन सूफी संतों की डेथ हुई तो उनको मृत्यु के बाद वहीं पर दफना दिया गया जहां वो रहते थे, तो वो खानकाह दरगाह बन गई। जहां पर रहते थे सूफियों के आश्रम खानकाह कहे गए, जहां पर उनको दफना दिया गया उसी जगह पे वो दरगाह कही गई या मजार कही गई। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, मीराबाई किस वंश की थी? मीराबाई राठौर वंश की हैं, आपको पता है। मीराबाई किस वंश की हैं? राठौर वंश की हैं। और इस प्रकार मैं आज की टेस्ट सीरीज को विश्राम दे रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज मैंने थोड़े प्रश्न बढ़ा दिए हैं। आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, तो ये प्रश्न बढ़ाकर मैं 100 तक ले जाऊंगा, जिसमें 30 से 35 प्रश्न एंशिएंट के होंगे, 30 से 35 प्रश्न मेडिवल के होंगे और 30 से 35 प्रश्न मॉडर्न के होंगे। सीरीज को आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज को लेकर। कैसा रहा पेपर आपका? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा किया होगा आपने। इसी तरह आप मुझे अपने कमेंट्स और अपने सुझावों से मुझे अवगत कराते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आगामी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं तक लगातार आपको एक टेस्ट सीरीज देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।